Hello and welcome to Stock Watch presented by HBL and powered by Chase Securities. मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। इस हफ्ते एजीपी की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई और उसमें उन्होंने जो अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ है और उसका जो इम्पैक्ट उनके बिजनेस से पड़ रहा है उस पर तफसील से बात की, तो हम उस पर आपको ब्रीफ करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर मार्केट का जायजा लें तो हमने देखा कि इस हफ्ते का आगाज़ काफ़ी मंदी से हुआ बिकॉज वनडे को मार्केट खुलने से पहले ही जो पेशावर में अटैक हुआ था उसकी खबर आ गई थी। सेंटिमेंट वैसे ही वीक था और फ्यूचर्स रोल ओवर वीक भी था, तो हमने देखा मार्केट में प्रेशर नज़र आया। फिर वेंसडे को मार्केट खुलने से पहले रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से खबर आई कि IMF ने एक दफ़ा फिर जो सेल्स टैक्स का इशू है उस पर उसको रिजेक्ट किया है। लिहाजा हमने देखा कि रिफाइनरी के जो स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी मंदी हुई और नेशनल रिफाइनरी नीचे के लॉक तक ट्रेड हुआ। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई, बट एट द एंड ऑफ द वीक who took the week, bulls or bears? Let's find out. सो वेंसडे को जब मार्केट ने 1,60,500 का लो टच किया, वहाँ पे हमको मार्केट में सपोर्ट नज़र आनी शुरू हुई, बाइंग आई, और एट द एंड ऑफ द वीक बुल्स वर इन चार्ज और इंडेक्स 4,575 पॉइंट्स से 2.8% के इजाफे के बाद 1,66,678 पे क्लोज हुआ। इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पे भी नजर डालते हैं। पहले अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा सुई सदर्न गैस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हुआ जो 18.2% था। सर्विस इंडस्ट्रीज वाज अप 14.2%। पायनियर सीमेंट की स्टॉक प्राइस में 10.1% का इजाफा हुआ। हम नेटवर्क वाज अप 9.1% और फातमा फर्टिलाइजर की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 8.1% का इजाफा देखा गया। इसी तरह अगर टॉप लूजर्स की बात की जाए तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी पाक जेन पावर की स्टॉक प्राइस में हुई which was down 6.7%. Bestway Cement was down 5.8%. Yusuf Weaving 4.4%. Synergy की स्टॉक प्राइस में 4.3% कमी हुई और अटक रिफाइनरी was down 4.1% this week. So मार्केट में रिकवरी की वजह क्या थी, बिग स्टोरीज क्या थी? Let's find out. ना इस हफ्ते की बिग स्टोरीज में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो रेकोडेक प्रोजेक्ट के हवाले से थी। अगर आपको याद हो कि बैरिक गोल्ड में थोड़ी सी मैनेजमेंट चेंज हुई है, एक नए CEO आए हैं, तो ये कयास आराइयाँ शुरू हो गई थी कि शायद उनकी कमिटमेंट ना हो रेकोडेक प्रोजेक्ट की वजह से के ऊपर। लेकिन हमने देखा कि इस हफ्ते 26 और 27 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक इकॉनमी पे कॉन्फ्रेंस कराई हुई थी। वहाँ पे जो रेकोडेक के कंट्री मैनेजर हैं ज़रार जमाली, उन्होंने रीअफर्म किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो फ़ेज़ 1 है इस प्रोजेक्ट का वो ऑन स्केड्यूल है। तो इस खबर के बाद में देखा कि OGDC PPL में उनको तेज़ी नज़र आई और चूँकि वो इंडेक्स हैवी वेट है तो उसने ओवरऑल मार्केट को लिफ्ट किया और सेंटिमेंट वहाँ से चेंज हुआ। अच्छा, इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते बताया भी था कि वो KMI 30 में इसको शामिल कर दिया गया है और इस हफ्ते नोटिस आया कि ये KMI 100 में भी शामिल हो जाएगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अगले हफ्ते हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा फ्राइडे के सेशन में ये खबर आनी शुरू हुई सुपर टैक्स के हवाले से कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि अगले साल के बजट में ऑफ कोर्स इस सुपर टैक्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करके एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी और इसने भी मार्केट सेंटिमेंट को मज़ीद बेहतर किया। और फ्राइडे को ही गंदारा इंडस्ट्रीज़ का एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस आया जहाँ पे ऑफ कोर्स इन्होंने बताया कि दे हैव एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद जोंग टोंग बस होल्डिंग कंपनी जो एक लीडिंग ग्लोबल बस मैन्युफैक्चरर है। तो ये नेक्स्ट जो कैलेंडर ईयर है इसके फर्स्ट क्वार्टर में ऑफकोर्स CBUs इंट्रोड्यूस करा देंगे इन लग्जरी बसेस के और फिर ये ऑफ कोर्स असेंबल भी करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर थी जिसके वजह से हमने देखा गंदारा इंडस्ट्री स्टॉक प्राइस में तेज़ी भी हमको नजर आई ऑन द लास्ट डे। नाउ AGP की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी इस हफ्ते और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वी नो के अफगानिस्तान बॉर्डर बंद है, काफ़ी ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है उससे। AGP एक्सपोर्ट भी काफ़ी करती थी, तो कंपनी ने मैनेजमेंट ने एड्रेस किया उस इशू को अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में। तो शहबाज क्या बताया है कि जो इम्पैक्ट कितना है और इसके लिए अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, अगर आप देखें AGP की जो टोटल सेल्स हैं, रेवेन्यू अबाउट 27-28 बिलियन रुपीज़ की हैं और तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ वो एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में। हमें मालूम है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर शट डाउन हो गया है, क्लोजर हुआ है, तो इसकी इनकी एक्सपोर्ट्स हिट होंगी। बट अच्छी चीज़ ये है कि दे डोंट ओनली एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, ये इनकी बाकी मार्केट्स भी हैं, श्रीलंका है, कंबोडिया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। सो अगर जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स का जो 2 बिलियन रुपीज़ का है वो आएगा तो नेगेटिव ऑन द
the top line, but going forward in the next 12 to 24 months, management is very confident कि numbers को mitigate करेंगे by finding new markets. ओके जब न्यू मार्केट्स की बात की तो उन्होंने कुछ इंडिकेट किया कि कहाँ पे ये मजीद नई मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे इन्होंने हैं? इस तरह जाहिर करा था कि probably yes on the Africa side and South American side पे they exploring new markets. ओके अच्छा ये बात तो चले हो गई कि इन्होंने खुद ही एडमिट भी कर लिया कि हिट ज़रूर आएगा, बट जो नई मार्केट्स ये एक्सप्लोर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो है लॉस मिटिगेट हो जाएगा। सेल्स ग्रोथ कितनी देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए पहले अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कि फिलहाल एजीपी की जो 9 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है तकरीबन 4% की है। अगर आप इंडस्ट्री की देखें वो ऑलमोस्ट 1% की ग्रोथ है। एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि पूरे साल में ये तकरीबन 5 से 6% ग्रोथ इंक्रीज शो करेंगे सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक। सेल्स वैल्यू ग्रोथ अलग है। सो अगर पूरे साल देखेंगे तो एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ होगी। मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट करा कि गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली बिकॉज ये तो एक क्वार्टर ही रह गया, कुछ महीने ही रह गए साल एंड होने में, नेक्स्ट ईयर भी बेस्ड इन्फ्लेशन नंबर्स अबाउट 8% एंड 5% वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ, तो आप टॉप लाइन ग्रोथ देख सकेंगे 13% की। सो बेस्ड ऑन दोज नंबर्स एंड एक्सट्रीमली हाई मार्जिन्स, बिकॉज हमें मालूम है कि एजीबी की जो पोर्टफोलियो मिक्स है उसमें ऑलमोस्ट 65% जो है वो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और 35% वो एसेंशियल है। तो दे हैव मोर प्राइसिंग पावर, जिसके साथ हम देख सकेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड इनके एक अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट करा कि येस दे हैव प्लान्स टू गोइंग फॉर एक्सपेंशन, वेदर इट वुड बी थ्रू एक्विजिशंस या फाइंडिंग न्यू ब्रांड्स, बट ये डिविडेंड भी देते रहेंगे। अगर आप देखें डिविडेंड देखें पहले हाफ ईयर या 9 महीने में ₹2 का दिया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि पूरे साल भी तकरीबन ₹2 से ₹3 का मजीद हम डिविडेंड देख पाएंगे। करंट जो जिस प्राइस पे ट्रेड करे तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, जो जिस मल्टीपल पे फार्मर स्टॉक्स ट्रेड करते हैं हमारी मार्केट में। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है या नियर टर्म ट्रिगर है वो उसका जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर है। हमने देखा है कि यूजुअली जो एजीबी का लास्ट क्वार्टर होता है ये द बेस्ट क्वार्टर होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। सो येस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लास्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर की एंडिंग ₹3.70 की आई थी, वो लास्ट क्वार्टर कैन बी इन द रेंज ऑफ 4.5 to 5 रुपीज़। तो एक अच्छी हम ग्रोथ देखेंगे। सो ये हो सकता है कि पूरे साल हमने 9 मंथ्स में देखा है कि जो एजीपी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो तकरीबन 70% है, तो साल का एंड भी इसी तरह रहेगा। बट देयर एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज देखिए लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट की हिट हो रही है अफगानिस्तान में, बट कहीं ना कहीं से हमें हिंट हो रही है और मैनेजमेंट ने भी हिट करा है कि ये जो लास्ट क्वार्टर होगा द वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ विल बी मच बेटर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट फॉर लास्ट क्वार्टर कैन बी हायर देन एक्सपेक्टेशंस। अच्छा शहबाज, आपने जो इन्फ्लेशन का जिक्र किया तो इस पर भी काफ़ी कंसर्न है इन्वेस्टर्स के, बिकॉज हमने देखा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर आ रहे हैं और अब मंडे को ऑफ कोर्स CPI का डेटा आ भी जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा मेमोरी रिफ़्रेश कर दूँ व्यूअर्स के लिए कि अब तक इस माली साल के जो पहले 4 मंथ्स हैं उसमें इन्फ्लेशन 4.73% रहा है। सो इट्स स्टिल विद इन द रेंज जो स्टेट बैंक ने ऑफ कोर्स 7% तक का अपर रेंज दी हुई है, बट क्या ये बहुत बड़ा कंसर्न है? और अगर रेंज में ही नज़र आ रहा है तो फिर हर मंथ का इन्फ्लेशन अगर ऑन दी अपसाइड आ रहा है तो वो भी स्टेट बैंक मेंशन कर चुका है, तो फिर क्यों परेशानी है इन्फ्लेशन के नंबर्स पे? देखिए अगर आप देखें 4 महीने आप जो मेंशन करें इन्फ्लेशन 4.73% और जो एवरेज मंथली इन्फ्लेशन है वो 1.5% मंथ ऑन मंथ है। सो गोइंग फॉरवर्ड इफ़ यू अज्यूम अ मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन ऑफ 1%, तो इन्फ्लेशन अपर ट्रैजेक्टरी में होगी। आई थिंक जो लोअर कंसर्न ये है कि जो सेकेंड हाफ FY26 में जो आपकी इन्फ्लेशन होगी ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस वो डबल डिजिट्स में चले जाएगी। जैसे अकॉर्डिंग टू माय नंबर्स इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में जाएगी फेब ऑनवर्ड्स में। सो इन्वेस्टर्स का जो एक हाइपोथेसिस बन रहा था कि यहाँ से मजीद इंटरेस्ट रेट कट होंगे बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन नंबर्स एंड द इम्पोर्ट नंबर्स या ट्रेड नंबर्स, आई डोंट एक्सपेक्ट कि FY26 में कोई मजीद गुंजाइश है इंटरेस्ट रेट कट होने की। ओके, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने गेस्ट की तरफ चलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Stock Watch presented by HBL and powered by Chase Securities.
और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको यूसुफ फारूक ज्वाइन कर रहे हैं जो डायरेक्टर रिसर्च हैं एट चेस सिक्योरिटीज़। यूसुफ, वेलकम टू द शो। शुजा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, अच्छा यूसुफ, हमने देखा है कि इस हफ्ते फाइनली तकरीबन 2 महीने के बाद मार्केट ने दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम हमको दिखाया है और बड़े अच्छे नोट पे वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखा जाए तो क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ हुई है फंडामेंटली कि हमने एक दफ़ा फिर तेज़ी देखी है मार्केट में? देखिए, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स जैसे मैं हर दफ़ा ही आपको कहता हूँ प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इस वक्त जो इस हफ्ते में मेजर चीज़ लग रही है वो एफबीआर और एसआईएफसी की तरफ से जो है वो टैक्स रेट्स कम होने की जो बातें हुई हैं उसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट कुछ रैली की है। दूसरा, रेकोडिक वगैरह के ऊपर कुछ न्यूज़ थी बाजार में जिसकी वजह से आपने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा चल गया। लेकिन ये जो टैक्स सुपर टैक्स खत्म करने की जो बात हो रही है और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम करने की जो बात हो रही है, ये ज़ाहिर है एक अच्छा ट्रिगर है मार्केट के लिए, जिससे 10 से 15% ज़ाहिर है अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। तो उसी वैल्यूएशन पे भी अगर हम रहें तो मार्केट अच्छी रैली कर सकती है अगर ये एक्चुअली प्ले आउट हो जाए और टैक्सेस एक्चुअली कम हो जाए, तो दिस इज अ गुड ट्रिगर फॉर द मार्केट। अच्छा, वैसे यूसुफ, आपको याद होगा कि ये बात पहले भी हुई थी और जब इस माली साल का बजट आने वाला था तो उस पर भी ये बात हो रही थी कि एक प्लान होगा और हम ग्रेजुअली देखेंगे, एकदम से ख़त्म नहीं होगा, बट हर साल कुछ परसेंटेज कम करके और फाइनली इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब ये जब होगा, अभी तो आई गेस ये जब जून में बजट आएगा तो फिर अगले फिस्कल से शुरू होगा। बिल्कुल, लेकिन मार्केट तो ज़ाहिर है डिस्काउंट बैक कर रही होती है आगे की अर्निंग्स को। जिस वक्त लास्ट टाइम ये बात हुई थी तो पीई भी बहुत नीचे था और इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर थे। इंटरेस्ट रेट्स जितने ज़्यादा ऊपर होते हैं उतना मार्केट आगे की चीज़ों को कम डिस्काउंट बैक कर रही होती है। लेकिन अब जब ये बात दोबारा शुरू हुई है, वन इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर, वैल्यूएशंस आर हायर और बाकी कोई ट्रिगर्स भी नहीं है, तो इस वक्त इसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट ने हमें लग रहा है कि वेट दिया है और सही वेट दिया है। देखें, अगर आगे टैक्सेस, देखें हमें लगता ये है कि टैक्सेशन के रेट्स की भी एक साइकिल होती है। तो अगर आप 1940s 1950s में यूएस देखेंगे तो आप देखेंगे कि पर्सनल टैक्स रेट्स 90% हो गए थे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स 55% हो गए थे और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए थे। ये आप हर मुल्क के अंदर देखेंगे कि टैक्स रेट्स की भी एक साइकिल होती है। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स को समझ में आता है कि इतने हाई टैक्स रेट्स का फायदा नहीं है और उससे एक्चुअल कलेक्शन कम हो रही है। तो आई थिंक हम भी पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स रेट्स की साइकिल में एक टॉप की तरफ है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड रेट्स कम हो जाएंगे और कलेक्शन बढ़ती जाएगी। तो आई थिंक ये भी एक साइकिल है जिसके अंदर हम एक रेट्स के टॉप पे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता टैक्स रेट्स आर गोइंग टू टेपर डाउन होपफुली। राइट। अच्छा, आपने रेकॉर्ड डेक की भी बात की और हमने देखा कि इस हफ्ते ओजीडीसी पीपीएल में हमको तेज़ी भी नज़र आई, ऑफ कोर्स बिकॉज वो इंडेक्स हेवी वेट हैं तो इंडेक्स ने मल्टीपल जो रेजिस्टेंस लेवल थे उनको ब्रीच किया और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग 166 600 के पास हुई है। सो रेकोडेक क्या अभी भी फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ है, बट डू यू थिंक कि जो खबरें आ रही हैं ऑफ कोर्स ये अब एक माइलस्टोन है जो अचीव होने वाला है? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता रेकोडेक के एंड पे जैसे जैसे 2028-29 जब प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है करीब आता जाएगा तो आप न्यूज़ फ्लो देखते जाएंगे चीज़ों का और आहिस्ता आहिस्ता न्यूज़ फ्लो आता जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है ये एक पॉइंट है उस न्यूज़ फ्लो में जो अभी कुछ दिनों में आया है। दूसरा, जाहिर है हम ये भी फिर ये भी बातें चल रही हैं कि जो जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उनको एक्चुअली पेमेंट भी मिल जाएगी। तो ये भी जाहिर है ये न्यूज़ फ्लो आहिस्ता आहिस्ता आता है और ये दिस इज़ वन पार्ट ऑफ दैट न्यूज़ फ्लो। अगर यूसुफ आप देखिए पिछले 4 महीने की जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 4.73% की है और गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली नेक्स्ट ईयर कैलेंडर 26 के स्टार्ट से इन्फ्लेशन डबल डिजिट हो सकती है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा इंटरेस्ट रेट यहाँ स्टॉल हो गए हैं एट अबाउट 11%। सो गिवन द इन्फ्लेशन आउटलुक, आपका क्या आउटलुक है ऑन द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमें नहीं लगता कि हमारा ख्याल नहीं है कि इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में जाएगी अनलेस कोई कमोडिटी सुपर साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो हमारा एटलीस्ट चेस का व्यू इन्फ्लेशन के डबल डिजिट में जाने का नहीं है। फूड प्राइसेस भी जो है वो नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए, कोई एनर्जी प्राइसेस के अंदर भी बहुत बड़ा जंप नहीं लगता। तो हमारे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त हमें नहीं लगता कि अनलेस कोई मेजर डीवैल्यूएशन हो जाए, जो अभी इस वक्त मेजर तो कोई मूव नहीं लगती। ऐसा हो सकता है कि ग्रेजुअली हम दोबारा एक नॉर्मल से सिनेरियो के अंदर आ जाएं और थोड़ा थोड़ा डीवैल स्टार्ट हो जाए ओवर द नेक्स्ट ईयर, बट हमें कोई मेजर चीज़ होती हुई नहीं लगती।
तो हमें नहीं लगता इस वक्त एट दिस पॉइंट आज की तारीख में डेटा देखते हुए कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए लग रहे हो। तो हमारा ऐसा कोई हमें नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे इस वक्त। ना हमें इस वक्त कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड पे रूम लगती है अनलेस करंट अकाउंट के साइड पे चीजें सही होना शुरू हो जाएं। देखिए पाकिस्तान में और स्टॉक्स के लिए और इंटरेस्ट रेट्स के लिए बहुत जरूरी है करंट अकाउंट की सिचुएशन होती है। एज लॉन्ग एज करंट अकाउंट सही रहता है और उस करंट अकाउंट को मैनेज किया गवर्नमेंट मैनेज कर लेती है तो हमें नहीं लगता कि रेट्स को बढ़ाने की ज़रूरत होगी बिल्कुल भी। लास्ट टाइम हमने जब बात की थी आपसे तो आप थोड़ा कंसर्न थे जो इंपोर्ट के नंबर्स आ रहे थे, और उसके बाद में देखा कि नेक्स्ट मंथ में भी इंपोर्ट हमको बढ़ती हुई नजर आई, $6 बिलियन से ऊपर की इंपोर्ट थी। तो अब आपका क्या ख्याल है? देखिए स्टांस हमारा यही है कि ट्रेड बैलेंस खराब हो रहा है और वो डेटा से नज़र आ रहा है कि हर महीने अगर हम पिछले 12 महीने की मूविंग एवरेज देखें तो ट्रेड बैलेंस खराब हो रहा है। अभी फिर दोबारा रेमिटेंसेस बढ़ने की वजह से वो सिचुएशन कंट्रोल में, बट दिस इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स शुड मॉनिटर एंड दिस इज समथिंग दैट रिसर्च डिपार्टमेंट्स एंड ट्रेडर्स मॉनिटर कॉन्स्टेंटली। और ओपिनियन मार्केट के ऊपर अभी भी वही है। लास्ट टाइम जो एडवाइस हमने दी थी आपके शो पे अभी भी वही एडवाइस है कि अपनी एसेट एलोकेशन को देखें, अपने आप को ओवर एक्सटेंड ना करें। अगर इफ यू सपोज टू बी 60% इन इक्विटीज यू शुड बी 60% इक्विटीज, इफ यू सपोज टू बी 90 यू सपोज टू बी 90, बट इफ यू सपोज टू बी 70 और आपने लेवरेज करके 150% इक्विटीज किया हुआ है तो इट्स नॉट गोइंग टू एंड वेल। सो अपनी एसेट एलोकेशन को देखें मार्केट एक वक्त में थी 4 टाइम्स अर्निंग्स, 5 टाइम्स अर्निंग्स, 3 टाइम्स अर्निंग, दैट वाज द टाइम टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव। अब ये वाले लेवल्स पे अगर फर्ज करें कोई बुरी चीज हो जाती है तो डाउन साइड पे देखें मार्केट हर साल 17% से कंपाउंड करती है। मार्केट वही 1200 गुना बढ़ गई है पिछले 40 साल में, अगले 40 साल में भी मार्केट 1200 गुना बढ़ सकती है एट 17%। और 1500 का 2001 में इंडेक्स आज यहाँ पे आ गया है। तो स्टॉक्स आर अ गुड एसेट क्लास टू हैव बट इन कंट्रोल के अगर आपकी एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन करनी है तो एडवाइस अभी भी वही है। देखें ये तो चीज़ें मार्केट में होती रहेंगी, पाकिस्तान में करेंसी क्राइसिस भी हुए हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, सैलाब भी आए हैं, जंगें भी हुई हैं, बट कंपनीज इवेंचुअली एंड अप मेकिंग मोर एंड मोर मनी एवरी ईयर जिसकी वजह से इंडेक्स बढ़ता रहता है हर साल। गोइंग फॉरवर्ड इन 2026 किस किस्म के रिटर्न्स पीएसएक्स से मिल सकते हैं? तो जब हम ना अपनी रिपोर्टों के ऊपर लिख देते हैं इंडेक्स टारगेट, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फोरकास्टर्स, वंस हु डोंट नो एंड वंस हु डोंट नो दैट दे डोंट नो। तो वही वी डोंट मेक शॉर्ट टर्म मार्केट फोरकास्ट और हमें नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। स्टॉक्स को एज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास यूज करना चाहिए और एक साल की फोरकास्ट आधी दफ़ा गलत होती हैं आधी दफ़ा सही होती हैं तो वी जस्ट अवॉइड मेकिंग देम। हाँ देर आर स्टॉक्स दैट वी रेकमेंड। तो देखिए हमने 25 तारीख को एक पीटीसीएल के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है और एक सी चेंज हुआ है क्योंकि सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रही है। तो अगर और हमने स्टार्ट को जिस तरीके से किया है कि पीटीसीएल 2005-6 में 7.7 बिलियन डॉलर्स की कंपनी होती थी, आज कंपनी $700 मिलियन की मार्केट में इस वक्त मिल रही है। उस वक्त इतनी महंगी इसलिए होती थी क्योंकि पीटीसीएल ने $500 मिलियन कमाए थे 2004 में जिस वक्त पीटीसीएल एक मोनोपोली बिजनेस होता था। तो 2000 से लेके आज 2 लाख यूजर होते थे 2000 में मोबाइल के, आज 192 मिलियन है, लेकिन इस पूरे पीरियड में पैसे नहीं बने। तो अगर आप 1-2 साल पुराने फाइनेंशियल्स अगर जोंग, टेलीनॉर, यूफोन के कंबाइंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि 225 अरब रुपए का लॉस किया था इन कंपनीज ने, का एक्यूमुलेटेड लॉस था इनकी बुक्स के ऊपर। और ये एक बड़े साइकिल के अंदर चलती हैं ग्लोबली टेलीकॉम कंपनीज। तो एक पहला स्टेज होता है जिसमें लैंड ग्रैब होता है, जिसमें जिस वक्त नया यूजर आ रहा होता है सेलफोन के ऊपर उस वक्त ये सारी कंपनीज बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स देती हैं, बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रही होती हैं और कैश फ्लोज बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और उसके बाद सेक्टर में लड़ाई झगड़े के बाद एक कंसोलिडेशन होती है जो पूरी दुनिया में हमने देखी हुई है। तो अगर आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो आप देखेंगे हमने काफ़ी मुल्कों के एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कहाँ पे पहले लैंड ग्रैब हुआ है, फिर कंसोलिडेशन हुई है और उसके बाद उन्होंने पैसे बनाना शुरू किए। तो स्टेज 2 होता है जिसमें कंसोलिडेशन हो जाती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर एक स्टेज 3 होता है जिसमें ये कंपनी तकरीबन एक यूटिलिटी कंपनी की तरह बन जाती हैं। जो हम वेस्टर्न यूरोप, कनाडा या यूएस में देखें तो यूएस में $30 के आसपास एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, कनाडा में $50 के आसपास एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, पाकिस्तान में आज वो $1 है। अच्छा, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि $50 हो जाएगा ना, ये $50 इस वक्त हो सकता है क्योंकि इस वक्त परचेजिंग पावर ही इस तरह की नहीं है, लेकिन इंडिया में आज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर $2 है। नाइजेरिया, युगांडा, घाना, केनिया में अगर आप देखेंगे तो $2 से $3 है, मलावी में अगर देखेंगे तो $1.5 है, और आप अगर साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, जबकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इनकम वाले मुल्क है और उनको इस तरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन वहाँ भी $5-6 एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है। पाकिस्तान में 2017 में
एवरेज रेवेन्यू पर यूजर $2 से ऊपर था, $2-2.5 के आसपास था। और वो उसके बाद पाकिस्तान में डीवैल्यूएशन और एक्सेसिव कंपटीशन की वजह से $1 के ऊपर आ गया। और अब वो पीटीसीएल और टेलीनॉर के मर्जर की अनाउंसमेंट के बाद से दिसंबर 2023 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो हम केस दायरे उसके अंदर यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट में कि आज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर $1 है, और अगर इंडिया में 2019 में कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ना, नाइजीरिया में अगर अब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ना शुरू हो गया तो यहाँ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो दो कंसोलिडेशन की हमारे पास बहुत अच्छी ग्लोबल एग्जांपल्स हैं, वो एक इंडिया है और एक ब्राजील है। तो इंडिया में 2016 में कोई 10 से 13 टेलीकॉम कंपनीज होती थी और फिर जियो की एंट्री हुई थी। तो जब जियो की एंट्री हुई थी वहां पे तो बहुत ज्यादा कंपेरेटिव प्राइसिंग हो गई थी और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर $2 से $1 हो गया था। उस प्राइस वॉर की वजह से हुआ ये कि इंडिया में उसके बाद या थ्रू एक्विजिशंस या बंद होने की वजह से इंडिया में टेलीकॉम प्लेयर्स सिर्फ 3 रह गए। तो जब 3 प्लेयर्स रह गए तो 2019 में भारतीय एयरटेल का नेट प्रॉफिट था $50 मिलियन और आज वो है $4 बिलियन। और हुआ मेजरली सिर्फ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में इंक्रीज है और उसमें कुछ डेटा की सेल बढ़ी है, लेकिन मेजरली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हैज गॉन फ्रॉम $1 to $2। ओके। तो पाकिस्तान में भी हमें लगता है यही हो सकता है। ब्राजील में भी यही हुआ है कि ब्राजील में 2022 में कंसोलिडेशन हुई है, वहां पे $4.6 का ऑलरेडी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर था, तो हमसे बहुत ज्यादा था, लेकिन अब वो $6.1 पे तो यूसुफ, जो आप कह रहे हैं ना कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान में भी आरपू जो है जो फिलहाल $1 है वो अगर बढ़ जाता है, आपने क्या अजम्पशन लिए कि उसको $2 पे अज्यूम किया है या $1.50 पे किया है, तो फिर इसकी वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, हमने तो अज्यूम किया है कि वो $280 होगा टेलीनॉर और यूफोन का कंबाइंड अगले साल, और उसके बाद वो 15% से बढ़ के 2030 तक $490 हो जाएगा। एक्चुअली जो हो सकता है वो शायद इससे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, क्योंकि इंडिया में पहले 2 साल में 50% एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ गया था, जिसका मतलब है $140 बढ़ जाए ऑन 70 मिलियन यूजर्स। हर $10 बढ़ने से जब टेलीनॉर और यूफोन कंबाइन हो जाते हैं तो इनके कोई 7 करोड़ यूजर हो जाते हैं। 7 करोड़ यूजर पे अगर $10 महीने के एक्स्ट्रा बनेंगे तो वो $700 मिलियन बनते हैं महीने के, 8.4 बिलियन बनते हैं साल के, आफ्टर टैक्स बनते हैं 5.1 बिलियन, और 5.1 बिलियन ही शेयर्स हैं पीटीसीएल के। तो हर $10 बढ़ने पे $1 अर्निंग और आती है। और हमने पिछले 6 महीने 8 महीने से सब लोग ही नोटिस कर रहे होंगे कि प्राइसेस बढ़ रही हैं। अच्छा, अगर उसका हम प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट देखें पीटीसीएल के फाइनेंशियल्स पे क्या आ रहा है, तो आप दिसंबर 2023 में जिस वक्त ये डील अनाउंस हुई थी, तो अगर आप ये रिपोर्ट के अंदर भी एक चार्ट दिया हुआ है कि अगर आप उस वक्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें पीटीसीएल के दिसंबर 23 में, तो वो ना होने के बराबर था या नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। आज वो आहिस्ता आहिस्ता हर क्वार्टर बढ़ के, जबकि अभी तक डील क्लोज भी नहीं हुई है, वो $10 बिलियन के ऊपर आ गया है क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। जो वजह है अर्निंग्स ना नजर आने की, वो अदर चार्जेस हैं जो यू बैंक के अंदर इन्होंने कुछ लेंडिंग कर दी थी जिसको क्लीन अप करें। लास्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी इन्होंने यही कहा है कि वो देयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रोविजनिंग एंड क्लीन अप। तो एक दफा बैंक क्लीन अप हो जाएगा तो अर्निंग नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर $100 बढ़ जाता है तो उसका $10 इम्पैक्ट है, अगर $200 बढ़ जाता है तो उसका $20 इम्पैक्ट है, हर $10 का $1 इम्पैक्ट है। और इंडिया और नाइजीरिया में, जैसे नाइजीरिया में दिसंबर में एक 50% का गवर्नमेंट ने उनको एक प्राइस इंक्रीज अलाउ कर दिया था। इंडिया में आहिस्ता 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 प्राइसेस बढ़ी है, बट फेजेस में बढ़ी है। पहले एक झटके में प्राइस बढ़ी, फिर कुछ 6 महीने साल के बाद दोबारा बढ़ी। हमने यहाँ भी नोटिस यही किया है कि दिसंबर 23 के बाद अचानक से प्राइसेस बढ़ी थी, फिर हमने पिछले 1-2 महीने के अंदर भी दोबारा प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। एंड दिस इज वेरी नेचुरल, और ये पूरी दुनिया में हर जगह होता है कि पहले एक प्राइस वॉर होती है और टेलको कंपनीज बहुत सस्ती सर्विस दे रही होती हैं, और फिर जिस वक्त सेक्टर कंसोलिडेट हो जाता है, अब ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बिजनेस में 5 लोग थे और अब 3 लोग रह गए हैं, तो प्राइसिंग पावर आ गई है। तो दिस इज अ मेजर चेंज इन द सेक्टर। और अब हमें लगता है ये कि अगर गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ये स्पेक्ट्रम के और 5G के ऑक्शंस हो, तो दीज कंपनीज हैव टू मेक मनी फॉर देम टू बी एबल टू गो टू दोस ऑक्शंस। यूसुफ, जितनी आप जाहिर है कि आपने रिपोर्ट में चीज़ें लिखी भी हैं, काफ़ी बुलिश उसमें हैं जो आपने ग्लोबल स्पेशली जो एग्जांपल्स दिए हैं, बट आपने जो टारगेट प्राइस फ़िलहाल दी है वो थोड़ी ऑन द कंजर्वेटिव साइड है 62 की। सो उस पर थोड़ा कमेंट करें, क्या वजह है? देखें शुजा, हमें लगता यही है कि ये अगर, अच्छा इसको ऐसे देख लेते हैं कि एक टेबल रिपोर्ट में है कि मार्केट कैप पर सब्सक्राइबर क्या है।
पाकिस्तान में इस वक्त पीटीसीएल और टेलीनॉर का कंबाइंड एक सब्सक्राइबर आपको $10 का मिल रहा है। मलावी में जो नेक्स्ट कंपनी उस टेबल के अंदर है तो सब्सक्राइबर $42 का है। और उसके बाद हम एशिया अफ्रीका में ही दूसरे एग्जांपल्स देखें तो सब्सक्राइबर इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप ट्रेड्स एनीवेयर फ्रॉम $42 to $600। उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे आरपू बढ़ता जाता है वैसे वैसे मार्केट कैप पर सब्सक्राइबर बढ़ता जाता है। तो अगर आप भारती एयरटेल देखें तो 2019 में इंडिया में कंसोलिडेशन हुई है। भारती का स्टॉक कोई 290 इंडियन रुपए का था, आज 2100 रुपए का है। और उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरा ख्याल है कोई $50 पर सब्सक्राइबर था, जो आज $250 पर सब्सक्राइबर हो गया। तो देखें यहाँ भी ये हो सकता है। जैसे जैसे आरपू बढ़ता जाएगा तो वी डू हैव द ऑप्शन ऑफ रिवाइजिंग द टारगेट प्राइस, बट हम भी ये देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्ले आउट होता जाएगा तो फिर वी ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ रिवाइजिंग द टारगेट प्राइस अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स अगर चीजें खराब होती हैं। बट हमें यही लगता है कि जो ग्लोबल जिस लेवल पे कंपनीज ट्रेड करती हैं, घाना में, केनिया में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान की टेलको उन लेवल्स के ऊपर एटलीस्ट ट्रेड कर सकती है वंस आरपू रिपेयर स्टार्ट हो जाए। और ये पूरी दुनिया में हुआ है कि पहले कंपटीशन होता है और फिर आरपू रिपेयर होता है कंसोलिडेशन के बाद। अगर आप देखें पीटीसी को फिलहाल तो आई थिंक कंडीशनल अप्रूवल मिल गया है कि एक्विजिशन का, और आई थिंक नेक्स्ट जो अप्रूवल है वो पीटीए का है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि पीटी का अप्रूवल कब मिलेगा? आई थिंक अगला सवाल लोगों का ये होता है कि जो कंसोलिडेशन होगी किताब की या बुक्स की वो हमें कब नज़र आना शुरू होगी, बिकॉज आई थिंक यही है कि जब कंसोलिडेशन शुरू होगी तो वहाँ ही नंबर्स थोड़े बेहतर होंगे। सो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ पे? देखिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी हैं हमने भी वही देखी हैं। तो ख्याल यही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में शायद पीटीए अप्रूवल आ जाए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में अप्रूवल जो है वो आ जाए। वही जो हमने भी वही मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। देखिए, हमारा ख्याल है पहले फेज में तो ये होगा कि ये कंसोलिडेट इस तरीके से होंगे अकाउंट्स के, ये मर्ज्ड एंटिटी फर्स्ट फेज में नहीं बनेगी और फर्स्ट फेज में सिर्फ टेलीनॉर के जो फाइनेंशियल्स हैं वो कंसोलिडेशन में ऐड होके आ जाएंगे और शुरू में टेलीनॉर विल बी ए सेपरेट कंपनी। फिर एक स्कीम ऑफ अमेलगमेशन जाएगी, एसईसीपी अप्रूवल होगी। तो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। देखें, कंसोलिडेशन की कुछ एफिशिएंसीज हैं। नॉर्मली 1/3 ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट का ग्लोबली कॉस्ट टेकआउट होता है, जो यहाँ पे कोई 60 अरब रुपए के आसपास बनेगा, जिसको ब्रेकडाउन आपको जिस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल की रिपोर्ट देखें तो पीटीसीएल के लॉयर्स ने ये कहा है कि 24,000 टावर से ये 17,000 टावर के ऊपर आ जाएंगे। हमारे अंदाजे से अगर ये टावर्स इतने कम हो जाते हैं तो कोई 2.5 लाख रुपए महीना एक टावर के ऊपर कॉस्ट आती है अंदाजन, जो रिपोर्ट में हमने नहीं अज्यूम किया। हमने रिपोर्ट में आगे की अर्निंग्स के अंदर कोई एफिशिएंसी गेन्स नहीं अज्यूम किए हैं। हम देखेंगे कि कैसी एग्जीक्यूशन होती है और उसके हिसाब से फिर मॉडल के अंदर बिल्ड इन करेंगे। बट 21 अरब रुपए का तकरीबन ये इम्पैक्ट है। फिर 30-40 अरब रुपए मार्केटिंग सिस्टम्स की एफिशिएंसी कंबाइन होने से आ सकता है। फिर जाहिर है इस कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बिक सकती हैं, तो उसका भी मार्केट में बहुत बड़ा नंबर कोट होता है। फिर टावर्स की सेल की भी बातें होती हैं कि कुछ टावर्स जो हैं वो किसी टावर कंपनी को सेल हो सकते हैं। तो अगर इनके पास 17,000 टावर रह जाते हैं, अगर ये एंग्रो की प्राइस पे भी टावर्स बेचते हैं तो $400-500 मिलियन के कुछ एक पोर्शन अगर ये टावर्स का बेचें तो वो भी आ सकते हैं। बट ये सारी चीजें हमने अपने बेस केस में अज्यूम नहीं की है। बेस केस में हमने यही अज्यूम किया है कि पूरी दुनिया में जो चीजें हुई हैं और आरपू वाले उसके ऊपर हमें लगता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। और हम नोटिस भी कर रहे हैं कि बढ़ भी रहा है। आपने अगर फ्लैश फाइबर या स्टॉर्म फाइबर को भी देखा हो तो आप देखेंगे कि ब्रॉडबैंड के प्राइसेस भी पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, पिछले साल में बढ़ते रहे हैं और पिछले कुछ महीनों में भी बढ़े हैं। तो वहां से भी एक ज़ाहिर कॉस्ट तो कोई इंक्रीज होती नहीं है जब प्राइस इंक्रीज होती है टेलकोस की, तो हमें लगता है कि वहां से भी एक प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अच्छा यूसुफ, एक और चीज़ है, और मैं अगर थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट एक्ट करूं, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई थी मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं थे और उनका एक जो कंसर्न था वो था कि जो पीटीसीएल की मैनेजमेंट है, यूफोन वी नो कि जब यूफोन आया था तो बहुत उसमें मार्केट उसका शेयर भी अच्छा था, बट देन यूफोन में हमने देखा लॉसेज आए। तो वो ये कहते हैं देखिए इन्होंने यूफोन का क्या असर किया, ये टेलीनॉर का भी असर कर देंगे। तो इस पे आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। वो ये है कि देखें, टेलकोस जब मार्केट शेयर कम होता है तो आपका कॉस्ट आउटले उतना ही बड़ा होता है, लेकिन और आप रेवेन्यू कम कमा रहे होते हो क्योंकि आपके पास यूजर्स कम होते हैं। जब टेलीनॉर एक दफ़ा मर्ज होके आ जाता है तो आपके पास उसी नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा यूजर्स होंगे। तो आपने सही है,
Ufone was not good at capturing market share, but at maintaining that market share and मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने में दे हैव बीन फाइन. तो अगर यूजर्स आप बढ़ा देते हो थ्रू एक्विजिशन, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. देखें, यूफोन भी पिछले 2-3 साल से अपने कॉन्स्टेंटली सब्सक्राइबर्स को बढ़ा रहा है. और हमें और देखें, हम ना एग्जीक्यूशन को बहुत ज़्यादा वेटेज हमने इस रिपोर्ट के अंदर नहीं दिया है. वो हम भी देखेंगे कि क्या होता है आगे. हमने बहुत ज़्यादा वेटेज इसको दिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और प्राइस बढ़ जाएगी. तो और एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसीज या जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कम हो सकती है इस मर्जर से, उसको हमने वैसे ही अज्यूम नहीं किया हुआ है इसके अंदर. देखिए, समझना दूसरा ये भी ज़रूरी है कि देखें, अगर मलावी में कंपनी $40 की है और युगांडा और नाइजेरिया में कंपनीज $50, $60, $70, $80 की हैं, तो एग्जीक्यूशन का रिस्क होने के बावजूद भी $10 पर सब्सक्राइबर नहीं होना चाहिए. That's our thinking on this, कि ये एसेट इतना सस्ता है कि इस प्राइस के अंदर प्रोबेबली ये बहुत ज्यादा बिल्ट है. दूसरा देखें, हमारी मार्केट में और कोई टेलको लिस्टेड है नहीं, तो कोई बेंचमार्क भी नहीं है. सिर्फ लोगों को जाहिर है ये याद है कि 2006 में बहुत सारे लोगों ने ये स्टॉक लिया हुआ था और फिर उसके बाद बहुत बुरी हालत हुई. तो वो समझना बहुत जरूरी है कि 2006 के बाद सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था. अब सेक्टर में कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है. तो जैसे सीमेंट में होता है कि जब $5 पर टन, $10 पर टन स्टॉक्स हो जाते हैं, फिर अचानक से जो है वो प्राइसिंग डिसिप्लिन आ जाता है और फिर वो स्टॉक्स 10, 20, 30 गुना बढ़ जाते हैं. तो यहाँ पे भी जो है वो हुआ यही है कि यहाँ पे अब लग ये रहा है कि प्राइसिंग डिसिप्लिन आ गया है और अब बहुत अग्रेसिव प्राइस वॉर नहीं होगी. तो अगर बहुत अग्रेसिव प्राइस वॉर नहीं होगी और अगर ये प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, तो इस वक्त मार्केट कैप इतनी छोटी है कि छोटे छोटे प्राइस इंक्रीजेस से अर्निंग जंप्स बहुत बड़े आ रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप. ये यूसुफ, डिटेल डिस्कशन तो हमारी हो गई ऑन पीटीसी, बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर इन्वेस्टर्स को बताना चाहें कि सेक्टर वाइज कि अगले साल बेस्ड ऑन अर्निंग्स ग्रोथ एंड डिफरेंट ट्रिगर्स, किस सेक्टर में हमें ओवरवेट होना चाहिए और किस सेक्टर्स में अंडरवेट होना चाहिए हमें? देखें, रिकमेंडेशन अभी भी वही है कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड लेके चलें और सीमेंट्स में भी एक पोर्शन रखें, एक पोर्शन बैंक्स में भी रखें, एक पोर्शन टेलकोज में भी रखें. और जहाँ पे जिन सेक्टर्स में कंपटीशन बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अभी वेंचर आउट ना करें. तो देखें, ऑयल एंड गैस में इस साल ट्रिगर्स ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स हैं. आगे रेकोडिक भी आ रहा है. बैंक्स की अर्निंग्स सही हैं, थोड़ी सी फ्लैटन आउट होंगी, बट कुछ चीज़ें आपको अभी भी सस्ती मिल रही हैं. सीमेंट कंपनीज में यही लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी वापस ग्रो करना शुरू करेगी और डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ पे भी स्पेस कुछ कंपनीज के अंदर है. तो देखें, ओवरऑल मार्केट सही लगती है. बस करंट अकाउंट के नंबर को देखते रहना चाहिए और अपनी एसेट एलोकेशन ठीक रखनी चाहिए और डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए. ओके यूसुफ, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शुजा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. और अब हम नज़र डालते हैं अगले हफ्ते के इवेंट्स पे. और मंडे को ऑफ कोर्स सीपीआई का डेटा आएगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सैटरडे को एसएसजीसी की बोर्ड मीटिंग है और हमने देखा कि फ्राइडे को सुई सदर्न गैस में अपर लॉक भी लगा. सो मंडे को सीपीआई डेटा आएगा. पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस रिवीजन ऑफ कोर्स ओवरनाइट आ चुका होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा. एयरलिंक की बोर्ड मीटिंग है अदर देन फाइनेंशियल्स. ट्यूसडे को ट्रेड डेटा एक्सपेक्टेड है. फिर थर्सडे को एनएफसी की मीटिंग है. नाउ एनएफसी की मीटिंग इससे पहले भी स्केड्यूल हुई है और फिर कैंसिल हुई है. तो लेट्स सी के अब 4 दिसंबर को है थर्सडे को, लेट्स सी के होती है या नहीं. और ऑफ कोर्स फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा आएगा थर्सडे को और फ्राइडे को एज यूजुअल एसपीआई या वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे. यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद होगा कैंडल टॉक, सो स्टे ट्यून्ड. वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज. और अब हम चलेंगे कैंडल टॉक की तरफ. कैंडल टॉक में हमारे साथ शर्जील अहमद हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं एट चेस सिक्योरिटीज. शर्जील, वेलकम टू द शो. थैंक यू शुजा फॉर हैविंग मी. अच्छा, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मैं पिछले प्रोग्राम की बात करूंगा. आपने लास्ट टाइम फातिमा पे फोकस किया था. आपने कहा था इट्स नियर ब्रेकआउट
और हमने देखा भी कि ब्रेकआउट भी हुआ और जो आपने टारगेट दी थी 150 वो भी हमको प्राइस नज़र आई। इनफैक्ट फिर आपने कहा था 150 अगर हिट होगा तो 160 तक जाएगा, वो भी हमने देखा ऑलमोस्ट 158 से ऊपर थोड़ा काम हुआ। सो गुड कॉल शर्जील। अब हम चलते हैं कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है इंडेक्स की, हमने देखा कि एक बड़ा अच्छा रिबाउंड नज़र आया। पहले मार्केट 160,500 का लो बनाया इस हफ्ते वेंसडे को, और वहीं से फिर रिबाउंड हुई एंड फाइनली क्लोजिंग एट 166,678। तो ये जो क्लोजिंग हुई है इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं वो ब्रीच करके मार्केट यहाँ बंद हुई है। तो अब इंडेक्स के चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं, कैंडल्स क्या दिखा रही हैं? बिल्कुल। आई थिंक हम लास्ट वीक डिस्कस भी कर रहे थे कि मार्केट वाज ट्रेडिंग इन अ थिन बैंड, जहां पे मार्केट वाज ट्रेडिंग इन अ 3 to 4,000 पॉइंट्स रेंज टुवर्ड्स द डाउनसाइड। 159,000 के करीब मार्केट बॉटम डिफाइन करती थी एंड देन मार्केट अपना टॉप डिफाइन कर रही थी 163,800 के लेवल्स की तरफ। आज हमने ये देखा कि थर्सडे की एक्टिविटी में हमने 163,800 इनिशियली ब्रेक होता हुआ देखा, और हमारा ये व्यू था लास्ट वीक कि 163,800 की रेजिस्टेंस वंस ब्रेक होती है तो फिर हम मार्केट में थोड़ा सा एग्रेशन देख सकते हैं, जहाँ पे अगला जो मार्केट का टारगेट होगा वो 166,500 का होगा, जो कि अगर आप टॉप्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसका टॉप रहेगा। तो हमने वो भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती हुई देखी थर्सडे के सेशन में, एंड देन फॉलोड बाय दैट फ्राइडे को हमने उसके फॉलोअप में एक रैली मजीद जो है वो बनती हुई देखी ऑफ 1,300 पॉइंट्स। मार्केट क्लोज्ड अराउंड 166,700। अब गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में व्यू ये है कि इन केस इफ देयर इज एनी डाउनसाइड इन द मार्केट तो दैट वुड बी लिमिटेड टिल 165,000 के लेवल्स, जहाँ पे मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी, एंड देन टुवर्ड्स द अपसाइड हम देखेंगे कि मार्केट की जो अगली रेजिस्टेंस रहेगी वो 170,000 के लेवल्स के करीब रहेगी, जो कि प्रीवियस टॉप भी है हमारा। और अगर आप ओवरऑल आउटलुक देखें तो मार्केट अपनी फोर्थ करेक्टिव वेव कंप्लीट करने के बाद वी वर एंटिसिपेटिंग कि इफ मार्केट एंटर्स इट्स फिफ्थ वेव तो वहाँ पे इसका जो मिनिमम टारगेट होता है वो वेव 3 के टॉप के करीब का होता है। तो आई थिंक वेव स्ट्रक्चर वाइज जो है वो अभी देख सकते हैं कि मार्केट 170,000 के लेवल्स को अप्रोच करती हुई नजर आ सकती है। ओके शर्जील, नाउ मूविंग ऑन टू सम स्टॉक्स। अगर हम पहले फौजी सीमेंट को देख लेते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि जो रीसेंट हाई बना था ये 63 तक भी यही ट्रेड हुआ था, फिर करेक्शन आई ओवरऑल मार्केट में तो ये 49 का स्लो बनाया और ये स्ट्रगल कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, जो भी आप कह सकते हैं, बिटवीन 51 एंड 53। तो इस पे ज़रा बताएं कि ब्रेकआउट कब होगा और अगर ये इसकी प्राइस नीचे आती है तो सपोर्ट किस लेवल पे होगी? बिल्कुल। आई थिंक फौजी सीमेंट हैज़ बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड दिस शॉर्ट टर्म डिसेंडिंग चैनल, और अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखें तो ये इसका 14 to 15 मंथ्स ओल्ड असेंडिंग चैनल है, जिसके बॉटम के करीब हम देखते हैं कि जब भी इसमें करेक्शन आती है तो वहीं से जो है वो हमें रीबाउंड नजर आता है या रिकवरी नजर आती है। दिस टाइम अराउंड एज वेल हमने देखा कि जब इसने अपने चैनल के बॉटम को अप्रोच करा नियर 51 के लेवल्स, तो वहां से हमने इसमें जो है वो रिकवरी बनती हुई देखी है, और लास्ट 3 सेशंस इसने जो है वो पॉजिटिव नोट पे क्लोज करे। तो अब व्यू ये है कि इसमें 2 स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं बाय द वे ट्रेडर्स के लिए। एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि इसको ब्रेकआउट पे टारगेट किया जाए। इसका जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट होगा वो 53.5 का होगा। वंस ये 53.5 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो उस सूरत में हम देखेंगे ये अपने इनिशियल टारगेट लेवल्स को अप्रोच करेगा एट 55.8, जो कि इसका एक मीडियम टर्म अच्छा ब्रेकआउट लेवल है। 155.8 के लेवल्स के ऊपर वॉल्यूम्स के साथ काम होगा तो हम उस सूरत में देखेंगे कि इन बेस्ट केस सिनेरियो ये अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स 59.5। हाउएवर जो अगली स्ट्रैटेजी हो सकती है वो ये हो सकती है कि इसको डिप पे जो है वो टारगेट किया जाए, और इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा उस केस में वो चैनल के बॉटम के करीब रहेगा, जो कि 51.5 के लेवल्स हैं। तो 51.5 कैन बी अ गुड एक्यूमुलेशन जोन। उस सूरत में हम देखेंगे कि जो इसका पहला टारगेट होगा, ये पहली रेजिस्टेंस होगी, वो 53.5 होगी अगेन। वंस 53.5 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो सूरत में हम देखेंगे कि अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स अगेन the resistance levels of 55.8 followed by 59.5. Now moving on to हपको, लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी आपने हपको की अच्छी रेंज बताई थी कि 225 के पास इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऑन द डाउन साइड 202 203 पे एक अच्छी सपोर्ट भी है। ये उसी बैंड में हम देख रहे हैं कि ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में ये 223 ऊपर काम ज़रूर हुआ है, तो अब क्या जो फ्राइडे को इसमें काम हुआ है वो इन प्राइसेस ये जो ब्रेकआउट आपने 225 का बताया इसके करीब, यहाँ पे क्या कुछ ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा? बिल्कुल। आई थिंक हपको हैज़ बीन ट्रेडिंग इनसाइड दिस 12 to 15 पॉइंट्स रेंज, जहाँ पे टुवर्ड्स डाउनसाइड 208 210 के लेवल्स की करीब ये अपना बॉटम डिफाइन कर रहे हैं। टुवर्ड्स दी अपसाइड ये 220 222 के लेवल्स की करीब फिलहाल अपने टॉप्स डिफाइन कर रहा है। इसमें जो कंसोलिडेशन हो रही है उसका जो टॉप है वो अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन को कंसिडर करें तो वो 222 के लेवल्स की करीब है।
तो 222 के करीब हमने देखा है, 222 के लेवल्स के ऊपर इसमें क्लोजिंग नहीं आई है सिंस ये अपनी कंसोलिडेशन फेज में जो है वो एंटर हुआ है। तो आई थिंक 222 के लेवल्स को जो है वो ब्रेकआउट लेवल के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। वंस इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, इन लेवल्स को ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स, तो सूरत में हम देखेंगे ये अपनी रैली को एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स 232 के लेवल्स, जहाँ पे हम देखेंगे कि ये इसका जो एक प्रीवियस गैप था जो इसने ऑन इट्स वे डाउन बनाया था उसको फिल करेगा। तो इनिशियल टारगेट लेवल्स हमारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये होंगे, फॉलोड बाय अगर ये रैली अपनी रैली को एक्सटेंड करता है तो सूरत में 240 वाले टारगेट्स को जो है वो ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर अगर ये अगेन इसमें रेंज प्ले हमें देखने में नजर आता है, कोई भी डिप आता है इसमें, तो 210 के लेवल्स वुड एक्ट एज इनिशियल सपोर्ट। मूविंग ऑन टू GHNI, बिकॉज GHNI मैंने इसलिए भी बात करना चाहूँगा बिकॉज हमने देखा है कि फ्राइडे को इसमें एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी आई है और इसके बाद इस प्राइस ने रैली किया काफ़ी दिनों बाद, अदरवाइज़ ये 800 के नीचे ही ट्रेड हो रहा था। तो अब ये बताइए कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है तो इसमें भी कोई ब्रेकआउट हमको नज़र आ रहा है? बिल्कुल, आई थिंक GHNI में हम ये देख रहे हैं कि GHNI हैज बीन ट्रेडिंग इन इट्स राइजिंग वेज पैटर्न, जहाँ पे रिसेंटली हमने देखा है कि आफ्टर मेकिंग द टॉप ऑफ अराउंड 914 के लेवल्स के करीब ये अपनी ABC करेक्टिव वेव में जो है वो नीचे आया है। इसने लो डिफाइन करा है नियर 720 के लेवल्स, 770 के लेवल्स ऑलमोस्ट, और वहाँ से हमने इसके अंदर जो है वो रीबाउंड देखा है। आज के सेशन में काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ जो है वो इसने ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ के अपसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा है। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी बाय द वे कोई ब्रेकआउट तो नहीं है, बट इसमें बाय द वे सपोर्ट के करीब से ही हमने देखा है, इस वेज के करीब से ही इसमें जो है वो बाउंस बैक आया है। आइडियली स्पीकिंग अगर इसमें कोई भी डिप आता है और अपनी वेज के बॉटम को अप्रोच करता है नियर 780 के लेवल्स, तो वहाँ पे इसको जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। दिस इज बाय द वे द मेजर सपोर्ट। Initial support is going to be around 801 के level. So in case if there is any dip towards 801, so that can act as an initial support level. Towards the upside हम देखेंगे कि 855 के levels के करीब इसकी initial resistance है। तो उन levels को ये approach अगर करता है going forward, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो एक short term breakout भी हो सकता है। तो once 855 के ऊपर हमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा, तो फिर ये अपने 910 वाले लेवल्स को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ओके शर्जील, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब वक्त हुआ है एक्सपर्ट्स टेक का। सो शहबाज, आपको नेक्स्ट वीक मार्केट कैसी लग रही है? आई थिंक मुझे नेक्स्ट वीक मार्केट बेहतर लग रही है। अगर आप देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हुई है, सो नेक्स्ट वीक आई एक्सपेक्ट के रैली कंटिन्यू हो सकती है। आई थिंक बट मैं थोड़ा सा कॉशली ऑप्टिमिस्टिक हूँगा और मैं आई थिंक दोबारा रिट्रेट करूँगा कि अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें और अपने सर्टन सेक्टर्स देखें कि जहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है उस लेवल पे काम करें। बट आई थिंक अगर ये रैली क्यों एक्सटेंड हो सकती है, हमने पहले भी देखा है कि जो मार्केट में एकदम से तेज़ी आई थी वो म्यूचुअल फंड्स की बाइंग थी। सो इस हफ्ते जो हमने देखा है कि नेट बायर्स आफ्टर लॉन्ग टाइम म्यूचुअल फंड्स रहे हैं। सो अगर म्यूचुअल फंड्स की बाइंग यहाँ कंटिन्यू रहती है तो वी कैन एक्सपेक्ट द रैली टू सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड। आई एग्री शहबाज, मैं भी आई थिंक जिस तरह से मार्केट क्लोज हुई है इस हफ्ते एक बुलिश मोमेंटम में क्लोज हुई है और इसने मल्टीपल जो रेजिस्टेंस लेवल थे उनको ब्रीच किया है। आई थिंक जो ओनली कंसर्न जो मुझे है वो ये अफ़गानिस्तान वाली सिचुएशन है, बिकॉज वी नो कि वहाँ से बॉर्डर क्लोज है, अभी कुछ ऑफ कोर्स अटैक्स भी हुए हैं, तो वो एक बड़ा कंसर्न है। अदरवाइज जो पॉजिटिव ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं वो अगले हफ्ते में अगर PTA का अप्रूवल आ जाता है, ये PTC टेलीनॉर की एक्विजिशन का, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। फिर वी नो के NFC की मीटिंग हो रही है, लेट्स सी के हो जाती है इस मरतबा भी या दोबारा कैंसिल हो जाती है, पोस्टपोन होती है। एंड द फॉलोइंग वीक IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है जहाँ से ऑफ कोर्स जो $1.2 बिलियन की ट्रांच है वो भी उसकी भी अप्रूवल आ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स हैं तो ये, और फिर फाइनेंशियल क्लोजर भी हो सकता है कि रेकोडेक का उसकी भी कोई ख़बर आ जाए। सो ये ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। तो ऑफ कोर्स मार्केट में ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट आती है तो बाय ऑन डिप्स की एक्यूमुलेशन ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, लेकिन साथ में अगर मार्केट ऊपर भी जाती है और रेजिस्टेंस लेवल जो अभी हमने डिस्कस भी किए हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक्स एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। जब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।